औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना उस बारगाह अहदियत में कि जो हर लिहाज से लायक हम्द व सना बारगाह है, और दरूद व सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन बरगुज़ीदा बंदों पर के जिनके तुफ़ैल इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हक़ की हिदायत नसीब हुई। सबसे पहले तमाम सामीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सागर नकवी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। सामीन किराम, इंतहाई सोगवार माहौल में इस धरती माँ का एक बेटा आज सपुर्द खाक कर दिया गया। इस धरती माँ ने उस बेटे को हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले लिया। दुख इस बात का है कि इस धरती पर रहने वाले जितने भी मफाद परस्त हैं, जितने भी हक दुश्मन हैं, जितने भी इस कौम के हकूक को लूटने वाले हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले के साथ इस तरह का सलूक और 22 करोड़ आवाम का ये मुल्क चांद और बादशाहों के इस कदर हथे चढ़ चुका है, इस कदर किडनैप हो चुका है ये मुल्क चंद मफाद परस्तों के हाथों कि अब वो किसी भी हक परस्त की जिंदगी तक का फैसला करने में देर नहीं लगाते। हर किसी का अपना मकसद है, हर किसी के अपने मकासद हैं, अपने फ़ायदे हैं। तो अपने फ़ायदे के लिए ये लोग, मैं इन माफियाज की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सियासी माफियाज हों, चाहे वो कारोबारी माफियाज हों, चाहे वो मजहबी माफियाज हों, तो इन लोगों को वो हर शख्स चुभता है, खटकता है, उसकी सांसें तक खटकती हैं कि जो इनसे इख्तलाफ कर ले, किसी की ज़िंदगी कुर्बान करने के बाद अगर इनको वो अज़ाइम हासिल हो सकें तो ये पल के लिए ये नहीं सोचते कि उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल करके कितनी ज़िंदगियां वो यानी मसाइल में डाल रहे होते। अरशद शरीफ के साथ जिसने भी ये किया, उसने एक पल के लिए ये भी नहीं सोचा कि उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी बूढ़ी माँ का क्या होगा, उसकी अहलिया का क्या होगा। वो जिंदगियां जो उसके साथ जुड़ी हुई थीं, उनके मुतल्लिक किसी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। बेदर्दी के साथ अपने मकसद के लिए जब तक उसे इस्तेमाल करना था इस्तेमाल किया, जब ज़रूरत पड़ी उसकी जान ले ली और फिर उसके खून को कैश करने की कोशिश की गई। आज एक और ख़बर मेरी नज़र से गुजरी है, उसने मुझे हिला के रख दिया। यकीनन हर ज़ी शऊर को उस ख़बर से तशवीश होगी और होनी चाहिए। ख़बर ये थी कि अब अरशद शरीफ शहीद की जो अहलिया है ना, वो अनकरीब मुल्क छोड़ने वाली है। और उसकी जो वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि क्योंकि अरशद शरीफ शहीद जहाँ भी रहे, पाकिस्तान छोड़ने के बाद जहाँ भी रहे, जहाँ भी गए, जिस शख्सियत से मिले, तो उन्होंने पल पल की जो अपनी वो लोकेशन थी ना, पल पल का अपना डेटा वो अपनी अहलिया के साथ शेयर किया। लिहाजा अब उनकी जो अहलिया है ना, उनकी जान को ख़तरा है। कहाँ? पाकिस्तान में। सेम उसी तरह जिस तरह से अरशद शरीफ से कहा गया था कि पाकिस्तान में आपकी जान को ख़तरा है, इसलिए पाकिस्तान छोड़ दें, और उनसे मुल्क छुड़ाया गया। ये मुस्तनद ज़राए कह रहे हैं कि वो नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान से, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया कि आप यहाँ से चले जाएं। और फिर यूएई में उनका क़याम जितना टाइम रहा, उसके बाद उन्होंने फिर सफ़र किया कीनिया की तरफ। तो अब ये बातें खुल के सामने आ रही हैं मेरे भाई कि यूएई से उन्हें निकाला नहीं गया,
ये प्रोपेगेंडा था उन्हीं लोगों की तरफ से कि जिन्होंने अरशद शरीफ को कीनिया भिजवाया। वही लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्हीं के हामी, उन्हीं के पालतू। वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यूएई में वो मुकीम थे अरशद शरीफ साहब, और उन्हें वहां से बाकायदा यूएई की हुकूमत पे दबाव डाल के तो अरशद शरीफ साहब को फिर वहां से निकलवाया गया। आज फैसल वावडा साहब ने क्लियर कर दिया है कि उनका 15 दिन का कयाम था यूएई में और वो 15 दिन वहां रहे। इसके बाद क्योंकि उनका जो वो टाइम था यूएई में कयाम का वो पूरा हो गया, तो उसके बाद उन्होंने फिर कीनिया की तरफ सफर किया। अब यहां पे ये प्रोपेगेंडा भी किया गया कि यूएई से निकलने के बाद अरशद शरीफ आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो अर्जेंट तौर पर कीनिया जा सकते थे। DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने क्लियर कट बता दिया है 34 ममालिक ऐसे हैं कि जहां अरशद शरीफ साहब अर्जेंटली वीजा अप्लाई करके जा सकते थे, लेकिन इंतखाब कीनिया का ही कराया गया। भेजा उन्हें कीनिया में ही गया क्योंकि वहां बच्चा तो अगवा होना था। तो अगर अरशद शरीफ साहब कहीं और चले जाते तो कीनिया में वो सारा प्लान जो था वो रह जाता, तो लिहाजा उनको कीनिया में ही भेजा गया। तो अब उनकी अहलिया के हवाले से फिर प्लानिंग हो रही है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को बताया था कि आपकी जान को खतरा है जी, और उन्हें मजबूर किया कि आप पाकिस्तान छोड़ दें, और फिर आगे उनको हैंडल भी करते रहे होंगे, यकीनी बात है। तो अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी अहलिया के कत्ल के हवाले से कहां पे मीटिंग हुई है, उनके अहलिया पे अटैक के हवाले से किस तंजीम को सुपारी दी गई है, उनके वो सोर्सेज कौन से हैं जहां से उनको इस तरह की इतलात दी जाती हैं, खबरें दी जाती हैं, रिपोर्ट्स दी जाती हैं। और इसके साथ ही मैं उन लोगों से ये भी पूछना चाहता हूं कि अरशद शरीफ साहब के बाद उनकी जो अहलिया है उनको किस मुल्क में भेजने का प्रोग्राम है। कुछ खुदा का खौफ कर लें, उनके बच्चों का एहसास कर लें। एहसास वैसे आप लोगों में कहाँ, जानवरों में कहाँ एहसास होता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी इंसानियत की रमक है ना तो कुछ हया कर लें, कुछ शर्म कर लें। उन बच्चों के सर से बाप का साया तो छीन लिया तुम लोगों ने, अब मां पे नजरें आ गई हैं। डूब के मर जाना चाहिए अपने मकासद के लिए। कितने घर मजीद उजाड़ोगे, हद हो गई है। आज फैसल वावडा साहब ने क्लियर कर दिया जी कि इस कत्ल के पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इस कत्ल के पीछे मौजूदा हुकूमत नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, कौन है फिर इस सारे मामले के पीछे। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान को अनस्टेबलाइज करने के लिए किस हद तक की प्लानिंग की जा चुकी है, ये मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी के दो अहम ओहदेदारान DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब और DGISI नदीम अंजम साहब, इनकी मुश्तरका कॉन्फ्रेंस आई है। और इसमें DGISPR ने मुकम्मल तफसील बताई है कि अरशद शरीफ का पाकिस्तान से जाना किन के थ्रू था, किन किन लोगों ने उन्हें पाकिस्तान से जाने के हवाले से मशवरा दिया, किन किन लोगों ने सहूलत कारी की। और हैरानगी की बात यह है कि DGISPR ने ही ये बात की है कि इमरान खान साहब ने उनको इतला दी कि अफगानिस्तान में TTP के एक ग्रुप ने उनकी सुपारी ली है, तो वो
इस्लामाबाद और पिंडी, इन एरियाज़ में तो अरशद शरीफ साहब पे अटैक कर सकते हैं किसी भी टाइम में। लिहाजा उन्होंने अरशद शरीफ साहब से कहा कि आप फ़ौरन से पहले पाकिस्तान छोड़ दें। सोचने की बात यह है, इस्लामाबाद ज़्यादा महफूज है या पेशावर? अफगानिस्तान में ये अगर मीटिंग हो रही है अरशद शरीफ के कत्ल की, प्लानिंग हुई अफगानिस्तान में अरशद शरीफ के कत्ल की, तो बात सोचने की ये है कि पेशावर अफगानिस्तान से ज़्यादा करीब है। टीटीपी के ज़्यादा जो आसानी के साथ जो जगह टारगेट में लाई जा सकती है वो पेशावर है या इस्लामाबाद है। तो जिस बंदे को इस्लामाबाद जैसे शहर में, मुल्क के दारुल हुकूमत में खतरात लाहक हूँ, वो मुल्क से बाहर भेजा गया पेशावर से। क्या कहते हो यार, ये कौम पागल है क्या? आप किस तरह की बातों में आ जाएगी? तो आज इन दो अहम तरीन ओहदेदारों का, पाक आर्मी के दो अहम तरीन ओहदेदारों की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस यह मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हुई। और इस हद तक आप जहां से अंदाजा कर लें कि इस हद तक तो हालात पैदा कर दिए गए हैं ना मुल्क में। इस तरह की रिपोर्ट्स तो आई हैं कि इन दोनों को मुश्तरका कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। नदीम अंजम साहब DG ISI और बाबर इफ्तिखार साहब DG ISPR, तो उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए सारा कुछ खोल के रख दिया। और वो बार बार कह रहे थे कि इस मामले की तहकीकात हो रही हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन जितना कुछ बाबर इफ्तिखार साहब ने बताया है ना, DG ISPR साहब ने जितना कुछ बताया है अरशद शरीफ साहब के वतन से जाने के हवाले से, और फिर जहाँ जहाँ वो रहे और वहाँ उनकी शहादत तक, जितना कुछ मुहर्रिकात उन्होंने वो बताए हैं, बात तो सामने की मेरे भाई। अगर कोई समझना ही ना चाहे तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उनके आप स्टेटमेंट सुने, उसके बाद कोई अब हाम नहीं रह जाता कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल में किसका हाथ है। मैं कल कह चुका हूं कि गौर करें कौन सी ऐसी ताकत है कि जिसने अरशद शरीफ को इस मुल्क से बाहर भेजा, और कौन सी ऐसी ताकत है कि जो उनके इस कत्ल को कैश करने की कोशिश कर रही है। अरशद शरीफ के कत्ल का झंडा उठा के कौन सी जमात फायदा उठा रही है? मुनाफिकत देखिए आप। कुछ टाइम पहले जो इनकी जुबान बोले, जो इनका साथ खड़ा हो, तो वो हीरो होता है। ये लोग उसे मुहिब्ब वतन कहते हैं, ये लोग उसे कीमती शख्सियत कहते हैं, मुजाहिद कहते हैं। अगर कोई इनकी असलियत बताने पे आ जाए, इनसे इख्तलाफ कर ले, वो गद्दार भी है। फैसल बावड़ा साहब की आप मिसाल ले लें। यही फैसल बावड़ा थे कि जो मीडिया पे आके रिप्रेजेंट करते थे PTI को। आज उस शख्स की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उसने की है, उसके बाद फौरन से PTI के जो अहम ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से चीखो पुकार शुरू हो गई कि ये बंदा अब PTI का हिस्सा नहीं रहा। क्यों? इससे अब PTI का कोई ताल्लुक नहीं है। किसी को उसकी बात की समझ ही नहीं आई। फवाद चौधरी साहब वो वसीम बदामी के प्रोग्राम में आके तो वो ऐसे अनजान बन रहे थे ना, जैसे उन्होंने फैसल बावड़ा साहब ने कोई फारसी में तकरीर कर दी हो और ये फारसी ना जानते। इस अंदाज से जवाब दे रहे थे, पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ इसने क्या कह दिया, तो पता नहीं क्या कहना चाहता है, तो कुछ समझ नहीं पड़ रहा।
उसने सी कौन सी बात की है कि जो समझ में ना आए? आप समझ चुके हैं, सिर्फ अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि अवाम ही कहीं ना समझ जाए। तो फैसल वाडा साहब के इस स्टेटमेंट के बाद इस कॉन्फ्रेंस पे जो मुझ हकीर की राय है, नंबर एक, फैसल वाडा साहब ने ये जो आज कॉन्फ्रेंस की है, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि उनका एक दो जुमला इस तरह का था कि जो इस पूरे सिनेरियो को ना बिल्कुल क्लियर कर रहा था। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब को उन्हीं लोगों ने मिसगाइड किया जो इमरान खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं। अब इस मेरी नाकिस सोच के मुताबिक खान साहब की तमाम तर गलतियां, ये लफ्ज़ गलतियां मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं राइट रखता हूं, हक रखता हूं, मुझे लगती हैं, तो मैं कह रहा हूं कि उनकी तमाम तर जो गलतियां हैं ना, वो इर्द गिर्द के जो करीबी लोग हैं उन्हें भी खबरदार हो जाना चाहिए। यह कहानी अब अजीब मोड़ ले रही है। तो खान साहब की तमाम तर जो गलतियां हैं वो सारी इर्द गिर्द के लोगों पे डाल दी जाए और खान साहब को मासूम साबित कर दिया जाए। उनका ये जुमला ये समझने के लिए काफ़ी है। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि जो लोग खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं, जितने फैसले खान साहब ने किए हैं ना, जितने स्टेटमेंट दिए हैं, चाहे वो इदारों के हवाले से हों, चाहे वो मुल्क के हवाले से हों, तो यानी उनको मिसगाइड किया गया। वो खुद मसूम है, यानी खान साहब को मसूम साबित करने की कोशिश की जा रही है और इर्द गिर्द के लोगों पे वो मलबा डाल के तो उनको बलि चढ़ाने का प्रोग्राम मेरी सोच के मुताबिक ये हो सकता है। अगर इस मुल्क में जमहूरियत है तो हर बंदा अपनी राय दे सकता है। मैं अपनी राय अपनी सोच के मुताबिक बात कर रहा हूं, जो मुझे लग रहा है। तो खान साहब को मासूम साबित करके तो बचा लिया जाए, बलि इर्द गिर्द के लोगों को वो चढ़ा दिया जाए, मामला इस तरह खत्म। दूसरी वजह इस कॉन्फ्रेंस की यह भी हो सकती है कि फैसल वाडा साहब उन लोगों में से एक हूं कि जिन्हें अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने के बाद हैंडल करने का टास्क दिया गया। गौर कीजिएगा, मैं बहुत बारीक नुक्ता देने लगा हूं। हो सकता है ये उस टीम का हिस्सा हूं कि जिन्होंने अरशद शरीफ को मुल्क से जाने के बाद हैंडल करना था। तो जब उनकी शहादत हो जाती है अरशद शरीफ साहब की, तो हो सकता है फैसल वाडा साहब को यह ना बताया गया हो कि इंतहाई कदम क्या हो सकता है। तो जब इंतहाई कदम उठा दिया गया और अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया गया, तो बगावत के तौर पे वाडा साहब उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस कर दी हो कि मुझे तो कहा गया था कि, और उनका अंदाज बता रहा था, उन्हें कहा गया होगा, हो सकता है कहा गया हो कि आपने उन्हें गाइड करना है कि इस जगह पे रहो, इस जगह पे रहो, इस जगह पे रहो। क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल मौजूद है, उनका अरशद शरीफ साहब का मुसलसल मेरे साथ रब्ता रहा। किस लिए रहा? कुछ टास्क तो था ना, कोई वजह तो थी ना कि मुसलसल रब्ता में रहे दोनों। तो यकीनन ये उस टीम का हिस्सा थे जो हैंडल करते रहे, जो रास्ता दिखाते रहे अरशद शरीफ साहब को। तो हो सकता है इनको ना बताया गया हो कि आगे मकसद क्या है अरशद शरीफ को यूएई भेजने का, उसके बाद कीनिया भेजने का मकसद क्या है। यदि इनको इस्तेमाल किया गया हो कि आप उनको मुसलसल रास्ता दिखाते रहे, और जब उन्हें शहीद कर दिया गया ना, तो फिर आंखें खुली हों वाडा साहब की कि ये क्या हो गया है। तो उन्होंने बगावत में आके ये कॉन्फ्रेंस कर दी हो। तीसरे नंबर पे ये भी हो सकता है क्योंकि अब तहकीकात तो होनी है ना, वो डेटा तो निकलेगा। जब डेटा आएगा तो पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ शहीद वो किस किस के साथ राब्ता में रहे। तो वाडा साहब का नंबर
तो उस फहरिस्त में लाजिमी होना था ना। तो इसलिए बजाय इसके कि एजेंसीज, तहकीकाती इदारे वो वार्डो साहब का नंबर सामने लाएं कि ये इनसे कांटेक्ट में थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मासूम बन जाओ कि मैं तो इतना हमदर्द, इतना करीबी दोस्त था उनका कि मुसलसल वो मुझसे राब्ते में थे। फैमिली में से किसी ने नहीं कहा अभी तक। ज्यादा करीबी कौन था अरशद शरीफ साहब से? फैमिली में से तो किसी ने नहीं कहा कि हमारे साथ राब्ते में थे और हमें पल पल की खबर दे रहे थे। वार्डो साहब को मुसलसल वो खबरें दे रहे थे। तो इस बात से अंदाजा हो रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो DGISPR का आज का ये बयान कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल अगर वो खराब हुई तो हम हुकूमत के साथ होंगे। किसके मुखालिफ होंगे? जब हुकूमत के साथ होंगे तो किसके मुखालिफ होंगे? हर कोई जानता है। और इस मुल्क की आर्मी किसके खिलाफ खड़ी होती है? हमेशा दुश्मन के साथ, दुश्मन के मुखालिफ। मुल्क की आर्मी की रिवायत क्या है? किसी भी मुल्क की आर्मी हो, हमारी आर्मी तो माशाल्लाह इसने तो बहुत कुर्बानियां पेश की अभी तक कर रही है। किसी भी मुल्क की आर्मी हो तो वो किसके मुखालिफ खड़ी होती है? मुल्क दुश्मन के मुखालिफ खड़ी होती है। तो इस बयान को मामूली मत लीजिएगा कि हम हुकूमत के साथ खड़े होंगे अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हुई तो। इससे यह पैगाम दिया जा रहा है कि मद्दे मुकाबिल जो है ना, उनका एजेंडा कुछ इस तरह से खतरनाक है कि उन्हें मुल्क दुश्मन कहा गया है इस बयान के जरिए। यानी बिल्कुल क्लियर मैसेज है। तो इस तरह के अजायम तो कुछ हैं। कौन कह रहे हैं? DGISI बगैर किसी वजह से, वजह क्या कह दिया उसने? इतनी हसास एजेंसी के इतने बड़े ओहदेदार वो क्यों कह रहे हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हुई तो कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो प्लानिंग है। तो मुसलसल चकराया जा रहा है इस कौम को कि कुछ समझने ना पाए। अरशद शरीफ साहब को बाहर भेजा गया, फिर वो शहीद हो गए। जैसे ही शहीद हुए फौरन से निकलो, मुझे घेर लो, मेरी ताकत बन जाओ, मुजाहिद बन जाओ, जिहाद करो। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ जिहाद करने निकले हो? किससे आजादी चाह रहे हो? टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस अल्लाह ने इंसान बनाया, जो इनको जानवर बना रहा है। और जानवर भी वो कि जो सिर्फ दो चीजें जानता है, ख्वाहिशात की तकमील और चीरना फाड़ना। फख्र के साथ कह रहे हैं हम टाइगर, हम टाइगरेसेस। नसीब की बात है, मुकद्दर की बात है। तो आजादी चाहिए, सब कुछ सामने है मेरे भाई। किस चीज से आजादी चाहिए इनको? अमेरिका से। अमेरिका से आजादी चाहिए होती तो उन लोगों का पसंदीदा गलीज कानून, ट्रांसजेंडर्स लॉ, वो इस मुल्क में ना पास किया जाता। उसके हवाले से तो सर्विसेज फराम की गई, फिर रियासत मदीना के दावे। तो आजादी किससे चाहे? हम कोई गुलाम हैं? लेके रहेंगे आजादी, हकीकी आजादी की जंग। आपके जलसों का माहौल बता रहा होता है कि आपको किस तरह का माहौल चाहिए, किस चीज से आजादी चाहिए।
हदूद व कऊद में ना रहने वाले वो सब इकट्ठे हो गए हैं। तो इस हद तक ये बेमहार हो चुके हैं कि अब इनको मुल्क के मुहाफिजीन भी नहीं चाहिए, ये उनकी हदूद में भी नहीं रहना चाहते, बल्कि उनके मद्दे मुकाबिल आ गए हैं। आज़ादी अमेरिका से चाहिए, लड़ रहे हैं, किरदार कुशी कर रहे हैं अपने मुहाफिजीन की, हालात ख़राब कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के। ट्रांसजेंडर्स लॉ जैसा गलीज कानून पास भी किया, सर्विसेज भी फराम की, उसके हामी भी हैं, और फिर रियासत मदीना के दावे। इससे बड़ी मुनाफिकत नहीं हो सकती। और मुनाफिक कभी तब्दीली नहीं लाता, तबाही लाता है। खुदा मेरे वतन की खैर फरमाए, हर मुनाफिक से मालिक मेरे वतन को, मेरी कौम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जहाँ भी रहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमान में रहें। फ़िलहाल के लिए इतना, कल मिलते हैं नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।